पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समझ एक नया टॉपिक करंट अफेयर लेकर आया हूँ। करंट अफेयर स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपटीशन के लिए। तो स्पेशली अक्टूबर माह में जो भी प्रमुख घटनाएं घट रही हैं उनसे रिलेटेड आज के करंट अफेयर है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, सिक्किम में बाढ़ का आना। ये 4 अक्टूबर की घटना है। सिक्किम में एक्चुअली में बाढ़ आई जिससे काफी नुकसान हुआ सिक्किम को, ठीक है। और स्पेशली यहाँ नुकसान क्या हुआ, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, कौन सा बन सकता है, इस पे हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशली एक डैम था, चुंगथाम हाइड्रो डैम। डैम यानी बांध, चुंगथाम हाइड्रो डैम, ठीक है, जो कि तीस्ता नदी पर स्थित था। समस्या यह है कि बाढ़ कैसे आई। तो बाढ़ एक्चुअली में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आई है, जिसकी वजह से वहां एक झील थी। झील में अचानक जल स्तर बढ़ गया। उस जल स्तर बढ़ने के कारण सिक्किम में अचानक से बाढ़ आ गई। जब जल स्तर झील का बढ़ा, जो कि तीस्ता नदी उसी झील के से होकर निकलती है, तो तीस्ता नदी का जल स्तर बढ़ गया और तीस्ता नदी पर ही ये स्पेशली बांध स्थित है जिसका नाम है चुंगथाम हाइड्रो डैम, ठीक है। और ये डैम अर्थात ये बांध टूट गया जिसकी वजह से सिक्किम में बाढ़ आ गई। तो कौन सा बांध है और किस नदी पर है, प्रमुख बात यह है, मेन पॉइंट ये है, ठीक है। तो चुंगथाम हाइड्रो डैम तीस्ता नदी पर, इस डैम के टूटने की वजह से सिक्किम में बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के 2-3 पॉइंट होते हैं, जैसे क्लाउड बर्स्टिंग अर्थात बादल का फटना, ग्लेशियर्स लैक आउटलुक आउटबर्स्ट अर्थात ग्लेशियर्स अर्थात हिमनदों का पिघलना अचानक से, उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, तथा भूकंप वगैरह जब आ जाते हैं अचानक से, उसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है। तो ये कुछ प्रमुख रीजन है बाढ़ आने के। लेकिन अगर बात सिक्किम की चल रही है तो सिक्किम की बात, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट जान लेते हैं। जैसे सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में मिला था, 16 मई 1975 को। ये पॉइंट आप नोट डाउन करते रहे क्योंकि ये स्टैटिक पॉइंट्स है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। सिक्किम को कब राज्य का दर्जा मिला? 16 मई 1975 को। क्लियर। सिक्किम स्पेशली 3 देशों से सीमा साझा करने वाला देश है। कितने राज्य है? कितने देशों से? 3 देशों से सीमा साझा करता है सिक्किम राज्य, नेपाल, भूटान और उत्तर में चीन। इन 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है सिक्किम। तथा साथ ही के 2 प्रमुख दर्रे हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं। एक है जिलेपला, दूसरा है नाथुला। कौन कौन से? नाथुला और जिलेपला, 2 प्रमुख दर्रे हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा भारत के हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की वैसे सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है कंचनजंगा, क्लियर, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और कंचनजंगा के नाम पर ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पर एक बायोस्फीयर पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत धरोहर में 2016 में शामिल किया है। किसमें? 2016 में, ठीक। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें नहीं सिक्किम की। अगला, वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ये एशियन गेम्स से अलग है, ठीक। एशियन गेम्स जो कि हांगझाओ चीन में हुए थे, अभी हाल ही में इसे भारत का 4था स्थान मिला है। लेकिन ये वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो ये रांची अर्थात झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होने वाले खेल है, जिनकी शुरुआत स्पेशली अक्टूबर महीने में ही होनी है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होने वाली है। लेकिन ये किस खेल से संबंधित है? मुख्य पॉइंट ये है, यह फुटबॉल से संबंधित। किससे है? फुटबॉल, क्लियर। ये फुटबॉल से संबंधित चैंपियंस ट्रॉफी है और स्पेशली ये भारत में ही होती है प्रतिवर्ष। और इसकी शुरुआत जो है मुख्यतः 2010 से हुई। कब से शुरुआत हुई? 2010 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसमें सर्वाधिक बार साउथ कोरिया जीता है। और इसमें मुख्य 6 देश शामिल हैं। कौन कौन से? इंडिया, चाइना, जापान। इंडिया लिख देता हूं, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया
मलेशिया और थाईलैंड, ये 6 देश हैं। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये 6 देश वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेते हैं। और इसमें भारत 2016 में अभी तक विजयी रहा है, 2016 में केवल। और सर्वाधिक बार विजयी होने वाला देश अर्थात 3 बार साउथ कोरिया 3 बार विजयी रहा है। तो कहां पर आयोजित होंगे? ये आयोजित होंगे आके रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है, वहां पर आयोजित होंगे। अगला है थेचा मुंडी थेयम डांस। कौन सा है? थेचा मुंडी थेयम डांस, नाम से ही क्लियर हो गया होगा, केरल में है। एक्चुअली में ये जो डांस है, जो नृत्य है, धान की खेती, फसल जब कटती है, जब तैयार होती है, उस दौरान ये त्योहार यहाँ मनाते हैं, आयोजन करते हैं, जिसमें ये नृत्य होता है। नृत्य का नाम है थेचा मुंडी थेयम डांस। और यहाँ पर इस महीने से, मलयालम महीने की जो शुरुआत है, उस शुरुआती महीने का नाम जो है थुलम है। क्या है? थुलम। क्लियर? और ये जो थेचा मुंडी थेयम डांस है, ये पुलायास समुदाय के द्वारा किया जाता है। किस समुदाय द्वारा? पुलायास समुदाय द्वारा। तो अब धान की खेती क्या हुई? फसल कट रही है, तो इस अवसर पर केरल में ये डांस, ये आयोजन किया जाता है, थेचा मुंडी थेयम डांस केरल में। ठीक है, धान की खेती से संबंधित है। और यहाँ पर मलयालम भाषा के स्पेशली मलयाली जो कैलेंडर है, उसके हिसाब से उनका जो पहले महीना है, उसका नाम है थुलम। क्या नाम है? थुलम। और पुलायास समुदाय द्वारा इसकी शुरुआत होती है, सॉरी, नृत्य किया जाता है। अगला सिडनी ओपेरा हाउस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसके 50 वर्ष पूरे हो गए सिडनी में ओपेरा हाउस जो है। लेकिन प्रमुख बात ये एक और जान लीजिए, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, तो वहां पर एक द्वीप है लिटिल इंडिया, हैरिस पार्क है। उस हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। इस हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। मेरी मिट्टी मेरा देश, मेरी मिट्टी मेरा देश, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाला एक 15 अगस्त के दौरान अमृत वर्ष जो मना रहे हैं, आजादी का अमृत वर्ष, उसमें इस बार ये योजना लाई गई, मेरी मिट्टी मेरा देश। इसमें था कि क्षेत्र से जहां पर भी शहीद स्मारक वगैरह है, वहां की मिट्टी और वहां से कुछ पेड़ ले जाए जाएंगे दिल्ली, जहां पर अमृत बनाई जाएगी, अमृत वाटिका बनाई जाएगी। उस मिट्टी से उन पेड़ों को, उस मिट्टी को वहां रखा जाएगा और उन पेड़ों को वहां लगाया जाएगा, अमृत वाटिका। और ये बनाई कहाँ जाएगी? ये बनाई जाएगी कर्तव्य पथ के समीप। कर्तव्य पथ कहाँ है? जो आपका राजपथ था, उस राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है। कर्तव्य पथ इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच का जो मार्ग है, इसको राजपथ बोलते थे, लेकिन अब इस राजपथ का नाम हो गया है कर्तव्य पथ। क्लियर? कौन सा वाटिका? अमृत वाटिका बनाया जाएगा। क्लियर? साथ ही इसमें कलश यात्रा निकाली गई थी, मेरी मिट्टी मेरे देश के तहत। ये कलश यात्रा की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चली थी। क्लियर? लेकिन इसकी टैगलाइन है मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, इसका नाम है। इसकी टैगलाइन है मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन। और अमृत वाटिका बनाई जाएगी दिल्ली में। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो कि आपको पता हो इंडिया गेट के समीप बना हुआ है, उसी के समीप ये बनाया जाएगा, कर्तव्य पथ के बगल में अमृत वाटिका। और मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत जो भी पेड़ और मिट्टी जाएगी उसके थ्रू। ठीक है, और लेकिन फिर रेलवे ने सोचा कि ये मिट्टी यानी मटकी में जो मिट्टी रहेगी वो और पेड़ जो भी लोग लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? तो रेलवे ने कहा अगर रेल के माध्यम से जाएंगे, ट्रेन के माध्यम से जाएंगे, तो ऑलरेडी इतनी भीड़ रहती, एक और नई भीड़ तैयार हो जाएगी। इस भीड़ को रोकने के लिए, कम करने के लिए, तो रेलवे ने एक नई ट्रेन चलाई है जिसका नाम है अमृत कलश यात्री ट्रेन। अमृत कलश यात्री ट्रेन का संबंध किससे है? मेरी मिट्टी मेरा देश के में जो लोग दिल्ली जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र की मिट्टी और पेड़ ले जाकर उनकी यात्रा को सुलभ बनाने के लिए ये काम किया गया है। नेक्स्ट, वियना कन्वेंशन।
अगर आप देखें तो वियना कन्वेंशन 1961 में हुआ था, लेकिन आज ही क्यों चर्चा में है, तो उसका रीजन है कनाडा। तो कनाडा देश ने अभी हाल ही में कुछ ऐसी हरकतें की थी जिसकी वजह से भारत सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया था कि अब हम कनाडा के जितने भी राजदूत हैं, ठीक है, उनको हम कम करेंगे। राजदूतों की जो संख्या है उनको हम कम करेंगे। क्यों? क्योंकि कनाडा ने कुछ ऐसी हरकतें की थी जिसकी वजह से भी कनाडा ने कहा कि आप या कोई भी अन्य देश किसी भी देश के राजदूतों की संख्या कम और ज्यादा करने का राइट उसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में कितने राजदूत रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, ये सारी बात एक वियना कन्वेंशन 1961 के तहत डिक्लेयर की गई थी, जिसके तहत वियना कन्वेंशन हाईलाइट रहा। इसलिए आज से एग्जाम में पूछे जाने का की संभावना ज्यादा है। तो वियना कन्वेंशन के संबंध किससे? राजदूत से संबंधित है, राजदूतों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, इजराइल हमास युद्ध। इजराइल और हमास अर्थात फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है कंटिन्यू भी जारी है, और इसमें हमास जो कि फिलिस्तीन की कोई आर्मी नहीं है, इसलिए वो फिलिस्तीन को अपनी आर्मी समझते हैं। फिलिस्तीन की आर्मी बोलते हैं हमास स्वयं को, ठीक है, जिसको दुनिया आतंकवादी एक गठबंधन समूह बोलती है। ठीक, लेकिन इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, इसके बीच वहां पर जो भारतीय फंसे थे उनको भारत में लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। क्या नाम है? ऑपरेशन अजय। ऐसे ही कुछ ऑपरेशन और पहले चल चुके, जैसे रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसमें भी भारतीय फंसे थे, भारतीय छात्र फंसे थे, तो उनको बचाकर लाया गया था। उस दौरान ऑपरेशन गंगा चलाया था हमने यूक्रेन में भारतीयों को बचाने के लिए। लेकिन अभी हाल ही में 2023 में ही सूडान में वहां गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसकी वजह से वहां पर जो भारतीय फंसे थे उनको बचाने के लिए भी एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा रूस और यूक्रेन के मध्य या यूक्रेन से भारतीय छात्र जो वहां पढ़ रहे थे उनको लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया, वहां पर बच्चे फंसे हुए जो भारतीय थे गृह युद्ध के दौरान, वहां पर जो चलाया गया था आईएनएस सुमेधा भेजा गया था। कौन सा पानी का जहाज था? आईएनएस सुमेधा। इसके माध्यम से बचाया गया था ऑपरेशन कावेरी सूडान में, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। क्लियर? लेकिन इजराइल हमास युद्ध के दौरान स्पेशली हमास का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो हमास का फुल फॉर्म है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। क्या नाम है? हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। ये यहाँ हमास का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है या गठन 1987 में हुआ था, और किया किसने था? एक क्या बोलते हैं उनको, मौलवी थे शेख अहमद यासीन, शेख अहमद यासीन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी हमास की। ठीक है, आगे आरआरटीएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पहले आपको यही पता होना चाहिए। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल क्षेत्रीय तीव्र ट्रांजिट वाहन प्रणाली। क्लियर? कहने का तात्पर्य है कि आरआरटीएस जो स्पेशली दिल्ली राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर दिल्ली से संबंधित जो भी एरियाज हैं उनको जोड़ने के लिए आरआरटीएस एक प्रणाली चालू की गई है, जिसमें इसका कहना है कि कार्बन को कम करने के लिए एक प्रणाली चलाई गई है आरआरटीएस के तहत। ठीक है, ताकि सड़कों में 1.5 लाख कम से कम वाहन कम किए जाए, जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन जो बहुत ज्यादा है उसमें कमी लाई जा सके। तो स्पेशली इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन अर्थात कार्बन की मात्रा जो बढ़ रही है हमारे वायुमंडल में, ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है, तो उसको कम करने के लिए ये एक प्रणाली लाई गई है आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, और इसके तहत जो पहले ट्रेन चलाई गई उस ट्रेन का नाम है नमो भारत ट्रेन।
ठीक है। इसके तहत 8 कॉरिडोर इंडिकेट स्पेशली चुने गए हैं और उन 8 में से पहले चरण में 3 को चुना गया है, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को। इनके तहत इनके मध्य दिल्ली और गाजियाबाद के बीच जो ट्रेन चलाई गई, उस ट्रेन का नाम है नमो भारत ट्रेन। अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है दिल्ली और किस राज्य के मध्य, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश, क्योंकि गाजियाबाद आपके उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। अगला, मैरी अपैरल कंपनी केरल की है। मैरी अपैरल कंपनी स्पेशली जो ये इजराइल की पुलिस है, आर्मी है, उसके यूनिफॉर्म को सिलने का काम केरल में मैरी अपैरल कंपनी करती है। लेकिन इसने अब जब से युद्ध छिड़ा हुआ है तब से इसने नया टेंडर लेने के लिए मना कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी कंपनी है जो इजराइल के पुलिस यूनिफॉर्म को सिलने का काम करती है। तो मैरी अपैरल कंपनी है, केरल में है स्पेशली। ठीक है, तो इसने इनका कहना है कि जब तक ये हिंसात्मक घटनाएं झलती रहेंगी इजराइल में, तब तक हम किसी भी प्रकार का हम नया टेंडर यूनिफॉर्म सिलने का नहीं लेंगे। क्लियर। अगला, मणिपुर हाई कोर्ट। बात अगर मणिपुर हाई कोर्ट की जाए तो मणिपुर हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं, मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, उनका नाम है सिद्धार्थ मृदुल। कौन है? सिद्धार्थ मृदुल। और मणिपुर हाई कोर्ट की गवर्नर है अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके। हाँ, वही मणिपुर की मैं बात कर रहा हूं जहां पर अभी भी हिंसात्मक घटनाएं चल रही हैं। ठीक है। बात अगर हाई कोर्ट के जज की जाए तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत की जाती है। किसके तहत की जाती है? मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं। आर्टिकल 217 के तहत की जाती है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति होती है और ये नियुक्ति राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन कोई भी हाई कोर्ट एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए काम करेगा, ये निर्णय कौन लेता है? निर्णय संसद लेती है। कौन लेती है? संसद लेती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे असम अर्थात गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है वो पूर्वोत्तर भारत के 5-6 राज्यों का एक हाई कोर्ट है। दूसरा एग्जाम्पल चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो कि हरियाणा और पंजाब का कॉमन हाई कोर्ट है। इस प्रकार से कई सारे हाई कोर्ट हैं। पश्चिम बंगाल अर्थात कलकत्ता हाई कोर्ट, अंडमान निकोबार यूटी जो स्टेट है उसका भी हाई कोर्ट है। ठीक है। लेकिन 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जिनके अपने खुद के हाई कोर्ट हैं, एक दिल्ली है, दूसरा जम्मू है, कश्मीर है। ठीक। लेकिन सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कब से शुरू हुई? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। मद्रास, कलकत्ता और बंबई। ठीक। इन 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत की गई। तो ये रहा आज का करंट अफेयर का टॉपिक। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। मेरा उद्देश्य एक ही है कि करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट्स हो उसको जोड़ दिया जाए। और आपका एक काम है कि उस स्टैटिक पार्ट्स को मैं जो बोल रहा हूं, मैं आराम से बोल रहा हूं, आपके समझ में विधिवत आ रहा है, आप उसको नोट डाउन करते रहें। वहीं पर करंट के साथ स्टैटिक और स्टैटिक के साथ करंट को अपडेट करके आयोग चलता है। आयोग ऐसे ही क्वेश्चन आज से पुट अप करता है। जो भी चीजें हाईलाइट होती हैं उन्हीं का या तो उनको डायरेक्ट पूछ लेता है या उन्हीं से संबंधित जो भी स्टैटिक पार्ट्स होता है उसको पूछ लेता है। क्लियर। तो ये रहा करंट अफेयर का लेक्चर। तो प्लीज कैसा रहा कि कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताने का प्रयास करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।